हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। पिछले लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट करा था। इस वाले लेक्चर में हम उच्च न्यायालय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 में। लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, आर्टिकल 231 में दिया गया है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में है उच्च न्यायालय। बाकी 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका एक से अधिक राज्यों में अधिकार है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है 2-3 बार। आगे मैं PYQ कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अनुच्छेद 217 के अनुसार। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आर्टिकल 217। और भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है, एक जैसी नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत का नागरिक हो। सेकंड है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? ऐसा मत सोचिएगा राष्ट्रपति दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वो उसको शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। पर अगर न्यायाधीश को अपना पद त्यागना है और त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र किसको संबोधित होगा? वो राष्ट्रपति को होगा। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। जिसमें वो न्यायाधीश रहा है स्थायी रूप से, वहां वकालत नहीं करेगा, बाकी और न्यायालयों में कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। यह आर्टिकल 215 में है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 215 में दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, आर्टिकल 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। ये उत्प्रेषण है, यहाँ गलती से टाइप हो गया है, ये उत्प्रेषण है। एक बार फिर बता देती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 प्रकार की रिट है जो न्यायालय जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फौजदारी मामले में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। सेकंड है दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हों। थर्ड है उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता।
थर्ड है उच्च न्यायालयों में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबंधित प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। फोर्थ है प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदावनति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। नोट: उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। मतलब उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब लोक अदालत देख लेते हैं। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौतों के लिए लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जो लोक अदालतों के निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इस लाइन से क्वेश्चन बनता है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत ₹5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे। अब उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित देख लेते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के, जिला फोरम जो 20 लाख तक के मामलों की, और जो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण है जो राज्य स्तर पर है, मतलब जिला स्तर पर तो 20 लाख और राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति HL दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। अब ये कुछ देख लेते हैं। ऑडी ऑल्टेरम पोर्टेम, इसका मतलब है यह लैटिन कहावत है। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा। कई बार ये दे देते हैं इस तरह से लिख के कि इसका मतलब क्या है, तो ये भी पता होना जरूरी है। तो मैं ये 4-5 इस तरह के वर्ड हैं उनको ले आई हूँ। सेकंड, औत्रेफा एक्टिव, यह एक प्रतिवादी की याचिका है जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बरी कर दिया गया है। थर्ड है नॉन बिस इन आइडेम, इसका मतलब है कि एक ही के बारे में 2 बार नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही के बारे में 2 बार नहीं है। सिद्धांत कहता है कि किसी को एक ही अपराध के लिए 2 बार न्याय नहीं देना चाहिए। फोर्थ है औत्रेफा कन्विक्ट, यह एक प्रतिवादी की याचिका है जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है। अब PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के कुछ न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है
द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीले क्षेत्र अधिकार में है। बी है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और डी है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो क्या सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अन्य सभी विकल्प सही है। सेकंड है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उच्च न्यायालय और डी है ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन सी सही है, उच्च न्यायालय। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। थर्ड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत के समेकित निधि से, बी है राज्य की समेकित निधि से, सी है भारत की आकस्मिकता निधि से, डी है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो ऑप्शन बी सही है, राज्य के समेकित निधि से। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 के सब क्लोज 3 घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 के अनुसार इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कई बार। तो इनके जो वेतन होता है वो तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, जो कि मैंने अभी बताया था, ऑप्शन ए ही सही है, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है, ऊपर हमने देखा था, ऑप्शन बी सही है, 62। व्याख्या देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 पहले यह 60 वर्ष थी, द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2000 में प्रस्तुत किया गया। मतलब पहले 60 थी, 62 से बढ़ाकर 65 करने के लिए 114वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ। परंतु तत्कालीन 15वीं लोकसभा के 2012 के विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर 2019 में पी विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये जो लेके आए थे 65 वर्ष के लिए 114वां संविधान संशोधन, तो ये 2012 के विघटन के साथ ही व्यपगत हो गया, मतलब पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये तो सही है, ऊपर भी मैंने बताया था भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 2 है पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। 3 है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, ये गलत हो गया। सेकंड है उनमें से 3 का क्षेत्र अधिकार एक राज्य से अधिक पर है, ये सही है। 3 है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये गलत है। 4 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, तो पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन सी सही है। एक से ऑप्शन डी, एक से भारत के उच्च संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। हाँ सही पूछ रहा, तो 1 और 4 सही होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होना चाहिए। देख लेते हैं। वर्तमान में देश में कुल 25 न्यायालय हैं, फर्स्ट सही है। उनमें से 7 का क्षेत्र अधिकार एक से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं, अतः केवल 4 सही है। पर देखते हैं क्या, ये तो गलत है। देश उनमें से 3 का क्षेत्र अधिकार एक से अधिक पर है, ये सही है। 62 वर्ष तक अपना पद धारित करते हैं, ये भी सही है। फिर पता नहीं कैसे,
ऑप्शन गलत दिए मैं, उनमें से 3 का जैसे दिख रहा। ओह अच्छा, ये जो है, एक सेकंड, उनमें से 3 का नहीं 7 का है ना, तो उनमें से 7 का क्षेत्र अधिकार एक राज्य से अधिक पर है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों गलत हैं और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 20, 21, 22 या 23। तो इनमें से कोई, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम ही सही था, लेकिन बाद में अब चेंज हो गई है, तो अब है 25। प्रश्नकाल के दौरान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी, जबकि वर्तमान में 25 है। तो उस टाइम के अनुसार तो बी बी ऑप्शन सही था, लेकिन अब फिलहाल 25 है, तो हम 25 याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए है आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता, सी मद्रास और डी है उड़ीसा। तो ऑप्शन बी सही है, कोलकाता। व्याख्या देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारता एक से अधिक राज्यों संघराज्य क्षेत्रों पर है। ये एवं उनका क्षेत्राधिकार इस प्रकार है: बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र, गोवा तथा दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, केरल उच्च न्यायालय, केरल और लक्षद्वीप, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। इस तरह 7 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? फर्स्ट ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी गुजरात और डी है मुंबई। तो ऑप्शन डी सही है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारता में एक से अधिक राज्य हैं? इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, खाली राज्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर खाली राज्य पूछता है तो 3 आएगा, और अगर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों मिलाकर पूछता है तो 7 आएगा। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। इसलिए ऊपर कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि अगर खाली राज्य पूछता है तो 3, और अगर संघ राज्य क्षेत्र भी मिलाकर पूछता है तो 7। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। सेकंड है बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा। और थर्ड है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, बी है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। क्योंकि जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम मणिपुर में उच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन अभी प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन अभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारता में था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारता में था, अपना इसका न्यायालय नहीं था, लेकिन अभी 25 मार्च 2013 को मणिपुर का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है मेघालय, थर्ड है मिजोरम और फोर्थ है त्रिपुरा। देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही है, इसमें 2 और 4, मेघालय और त्रिपुरा में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, मेघालय और त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ऑप्शन ए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, बी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, सी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, डी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है। भारतीय व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रसंगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ध्यातव्य है कि संघ तथा राज्य या राज्यों के बीच विवादों का निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का भी है, अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारता के, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, सी है राज्य के राज्यपाल के विवेकिक शक्तियों के, और
डी है इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो ऑप्शन ए सही है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारता के। व्याख्या देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है और द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ऑप्शन है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामला विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ऑप्शन बी है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। ऑप्शन सी है, एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। और ऑप्शन डी है, एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो ऑप्शन ए सही है। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी अधिकार परीक्षा एवं विकल्प डी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण और डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन सी सही है इसमें, उत्प्रेषण। व्याख्या देख लेते हैं। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो वह ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ऑप्शन ए परमादेश, बी है उत्प्रेषण, सी है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन और डी है अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन सी सही है, प्रतिषेध। व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। मतलब कौन से न्यायमूर्ति थे 2011 में जहां राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया था लेकिन उन्हें पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो ऑप्शन सी सही है इसमें, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। व्याख्या देख लेते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का यह पहला मामला था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है, मतलब किस प्रकार का है वो। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। व्याख्या देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक रहने से तलाक होने गैर कानूनी है? तो एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, ये किसने कहा? तो किस न्यायालय ने दिया है फैसला? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था फैसला। ऑप्शन बी सही है इसमें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ पे हमारे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।